नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। बदल गए हैं इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म और इन नए फॉर्म से जुड़ी हर जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपसे कोई चूक ना हो जब आप अपना रिटर्न भरें। साथ ही टैक्स प्लानिंग से जुड़े दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे आज हम शो में। और आज मेरा साथ दे रही हैं cleartax.in की चीफ एडिटर प्रीति खुराना। प्रीति, बहुत स्वागत है आपको। और प्रीति, आपके लिए टैक्स बचाने के बहुत सारे टिप्स भी लेकर आई हैं, लेकिन सबसे पहले आज के शो के फोकस पर डालते हैं नजर। असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आए हैं। किस तरह के बदलाव जानिए हमारे साथ। अपने रिटर्न फॉर्म में किन लोगों को देना है नोटबंदी के दौरान जमा किए गए कैश का ब्यौरा, और अगर पर्सनल लोन लेकर बनाया घर तो क्या उसके ब्याज पर आपको मिलेगी टैक्स छूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2017-18 के लिए आए नए रिटर्न फॉर्म्स के बारे में। तो प्रीति, ये बताइए किस तरह के अब बदलाव आ गए रिटर्न फॉर्म्स में। देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो जो 9 फॉर्म थे उनको अब कम कर दिया गया है, तो 7 फॉर्म हो गए हैं। और सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये है कि ITR 1 को काफी कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। और ये फॉर्म उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो ओनर ऑफ 1 हाउस प्रॉपर्टी है और जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 50 लाख रुपए से कम है। तो एक छोटा फॉर्म भरेंगे वो, जो कि बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप भर सकते हैं। और आप देखिए जो बाकी के रिटर्न फॉर्म्स थे ITR 2, 2A और 3, उन तीनों को मिलाकर के जो है ITR 2 बना दिया गया है। और जो पहले ITR 4 होता था जिसको बिजनेसेस भरते थे, अब वही फॉर्म जो है ITR 3 के रूप में आएगा। और जो प्रिजम्पटिव बिजनेसेस के लिए ITR 4S जिसको सुगम कहा जाता था, तो अब वो ITR 4 हो गया है। ITR 4 सुगम उसको कहा जाएगा। ओके, तो एक तो नंबर ऑफ फॉर्म्स आपके लिए अब कम हो गए, 9 फॉर्म से 7 फॉर्म हो गए। लेकिन ITR 1 एक पेज का ये फॉर्म है, जैसा कि नाम भी है इसका ITR 1। और इसको जब कोई भरेगा तो किन बातों का ख्याल रखना है और कौन से कैटेगरी के टैक्स पेयर से भर सकते हैं प्रीति? देखिए, जिनकी एनुअल इनकम सैलरी है या अदर सोर्सेज से है और वो 1 हाउस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वही लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरते हुए ध्यान रखिए कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है जो कि एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, तो उनको भी मेंशन करने के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 1038। तो उसके अंदर आपको अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दिखानी है। अगर डिविडेंड इनकम है तो वो लोग भी ये फॉर्म यूज कर सकते हैं, उसको भी दिखाने के लिए अलग सी जगह दी गई है। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड इनकम है तो वो टैक्सेबल रहेगी, तो उसके लिए एक अलग सेक्शन दिया गया है। और इसमें आपकी इनकम 50 लाख होनी चाहिए। तो क्या इंडिविजुअल और HUF जिनकी इनकम 50 लाख तक है दोनों इस ITR 1 को ही भरेंगे? देखिए प्रियंका, अभी जो ये फॉर्म है वो खाली इंडिविजुअल्स के लिए है, तो खाली इंडिविजुअल्स ही ITR 1 भर पाएंगे। तो जाहिर तौर पर ITR 1 अभी तो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है। लेकिन फॉर्म्स में ये बदलाव, इनके पीछे एक बड़ी वजह मेरे ख्याल से डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी रही है, क्योंकि अब उससे जुड़ी जानकारी भी देनी है इन फॉर्म्स में। बिल्कुल प्रियंका, तो सरकार ने अपना जो डीमोनेटाइजेशन के एफर्ट्स हैं उनको जारी रखा है। और सभी फॉर्म्स में इंक्लूडिंग ITR 1 में, तो सभी फॉर्म्स में एक सेक्शन डाला है जिसमें आपको बताना है कि अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है ड्यूरिंग दोज 50 डेज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, तो आपको उसे डिस्क्लोज करना होगा। अगर वो 2 लाख रुपए था या उससे ज्यादा था, तो उन लोगों को अपने बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन के साथ, बैंक अकाउंट डिटेल्स तो पहले भी दिया करते थे, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, तो उसके साथ उस बैंक अकाउंट में अगर 2 लाख या उससे ज्यादा जमा किया है तो वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। और एक और नई बात जो इस बार आपको ध्यान रखना जब आप रिटर्न भरेंगे, और उसकी डिटेल्स हमें प्रीति देंगी। प्रीति, आधार अब बताना होगा आपको। जी हाँ, बिल्कुल। तो आधार कार्ड जो है उसका नंबर देना मैंडेटरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अभी आपको उसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एनरोलमेंट ID भी आप दे सकते हैं, उसमें पूरा कॉलम बना हुआ है, तो जरूर अप्लाई कर लीजिए। तो बहुत कुछ बदल रहा है, इन बातों का ख्याल रखें। और प्रीति, ये भी समझाइए कि क्या केवल अब ई-रिटर्न ही फाइल होगा या पेपर रिटर्न भरने का ऑप्शन रहेगा, या पूरी तरह से खत्म है अब ये? देखिए, वैसे डिपार्टमेंट बिल्कुल अपनी सारी फंक्शनिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कर रहा है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ई-रिटर्न ही फाइल करिए। मगर कुछ लोग अभी भी पेपर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग 80 साल की उम्र के हैं या उससे ज्यादा के हैं, तो उनके लिए अलाउड है ई-रिटर्न फाइल, पेपर रिटर्न फाइल करना। या फिर अगर आप इंडिविजुअल
या HUF हैं और आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए है या उससे कम है और आप रिफंड नहीं चाहते हैं, तो अगर इन्हीं 2 केसेस में जो है आप पेपर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक और बदलाव, शेड्यूल AL में भी कुछ बदलाव हुए हैं। प्रीति, एसेट एंड लायबिलिटी वाला ये जो शेड्यूल है, अब इसमें इंफॉर्मेशन किस तरह से देनी, क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो चेंज मैंने देखा वो ये है कि शेड्यूल AL अब बहुत डिटेल्ड हो गया है और ये सभी ITR फॉर्म्स में है अदर देन ITR 1, क्योंकि ये खाली उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। तो इस शेड्यूल AL में अब उन्होंने कंप्लीट डिटेल मांगा है कि प्रॉपर्टीज हैं तो उनका नेम, डिस्क्रिप्शन यानी कि आप एड्रेस बताइए, और जो बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन थी उसमें उसको बाइफरकेट करना है कि बैंक में कितना पैसा रखा है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में कितना है, इंश्योरेंस पॉलिसीज और कैश इन हैंड कितना है। तो ये सभी का जो है ब्रेकअप देना है। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो उस फर्म का नाम क्या है, उसका पैन नंबर क्या है और आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, ये भी अब शेड्यूल AL में दिखाना होगा। तो डिपार्टमेंट, इसका मतलब है कि अब जो 50 लाख से ज्यादा की आय के हैं, अब उनके लिए जो डिस्क्लोजर्स हैं वो काफी बढ़ जाएंगे। तो बदल गए रिटर्न फॉर्म, जरूर समझिए कौन सा फॉर्म है आपके लिए, ध्यान रखें, सारे डिटेल जरूर दीजिए और जहां कंफ्यूजन जरा सा भी हो रहा हो टैक्स गुरु को लिखिए। अब रुक करते अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। सबसे पहले हमारे साथ हेमंत कुमार नारखेड़ी जी जुड़ रहे हैं, जलगांव के हैं हेमंत जी। नमस्ते हेमंत जी, स्वागत है टैक्स गुरु में। प्रीति खुराना हमारी टैक्स एक्सपर्ट है जो आपके सवाल का जवाब देंगी। बताइए क्या परेशानी आ रही है? नमस्कार मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली मैंने एक फ्लैट परचेज किया हुआ है जिसमें मेरी मदर को एप्लीकेंट है। ओके। और मेरे मदर के नाम पे ऑलरेडी 2 हाउसेस है। ठीक है। तो मैंने जो अभी ये जो फ्लैट लिया हुआ है उसका अमाउंट है, रजिस्टर्ड अमाउंट है 19 लाख। ठीक है। और मैंने उसके लिए होम लोन भी लिया हुआ है। तो ये होम लोन अब तक मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, अभी भी पूरा नहीं गया है। अभी गया है टोटल अमाउंट 11 लाख 40,000। ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट का नया स्कीम ये आए हुए सब से रिलेटेड, जो 8 लाख की इनकम की तरफ जो लोग हैं उनको भी EMI में कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। हाँ जी, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात कर रहे हैं। यस मैडम, यस मैडम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अभी 12 लाख तक, ये कैप है होम लोन का सब्सिडी के बारे में, तो मैं यहाँ पे अभी रुक जाऊँ और अगला जो पेमेंट है वो सारा का सारा मेरे ओन एक्सपेंसेस से करूँ, जो कि मैं कर सकता हूँ ये फैसिलिटी का फायदा उठाने के लिए? देखिए हेमंत जी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो निकाली गई थी टू क्रिएट ऑप्शन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। तो इस स्कीम का जो मेन हाईलाइट है, जैसे कि आपने बताया कि इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, यानी कि जो आपका EMI बर्डन है, जो मंथली EMI है वो कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्ट को सब्सिडाइज कर देगी। बट इस स्कीम को अवेल करने की कुछ एक कंडीशंस हैं। सबसे पहली तो ये है कि दिस शुड बी योर फर्स्ट हाउस। तो आपके पास कोई भी जो है और ओनरशिप नहीं होनी चाहिए घर की, बट आपकी मदर जैसे कि कह रहे हैं कि को एप्लीकेंट हैं और ऑलरेडी 1-2 प्रॉपर्टीज की मालिक हैं। और दूसरा ये है कि इसमें और भी कई कंडीशंस हैं, जैसे कि टाउन्स स्पेसिफाइड हैं, लगभग 4000 टाउन्स जो हैं इसमें स्पेसिफाई किए गए हैं। इनकम लिमिट्स डिफाइंड है, एज लिमिट डिफाइंड है, और इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो है 4% अगर आपका लोन 9 लाख तक है और इनकम 12 लाख तक है, और 3% है अगर आपका लोन 12 लाख तक है और एनुअल इनकम 18 लाख तक है। तो आप इस चीज को एक बार ध्यान से देखिए कि एक तो ये कंडीशंस आप मीट करते हैं या नहीं करते हैं, और कार्पेट एरिया भी डिफाइंड है। तो क्या आपका घर जो है उसी कार्पेट एरिया का है जिसके लिए ये सब्सिडी अवेलेबल है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और जहां तक आपने पूछा कि क्या आप लंप सम पेमेंट कर सकते हैं, नहीं, तो ये जो बेनिफिट है ये तभी है अगर आपका लोन चालू है और आप EMI पे कर रहे हैं, तो अपफ्रंट जो है आपका EMI का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप अपनी सेविंग से बिल्डर को पे कर देते हैं तो फिर उसमें जो है वो कोई सवाल नहीं उठता कि आपको सब्सिडी मिल पाएगी। अगला सवाल पूछने के लिए कोलकाता से अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते अशोक जी, बताइए टैक्स को लेकर के आप क्या जानकारी चाहते हैं? हमारी एक्सपर्ट प्रीति खुराना आपके सवाल का जवाब देंगी। नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है कि जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो 50 लाख से ऊपर होने पर उसमें 1% TDS काटता है परचेजर से। बिल्कुल।
राइट। हाँ, तो जैसे मान लो मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 55 लाख रुपए में उसे खरीदना चाहता हूँ। हाँ, वो उसने परमिशन नहीं लिया है, जो वहाँ का बायर है उसने परमिशन नहीं लिया है। ठीक है, ओके। हाँ, मुझे परमिशन लिया और वो मेरे नाम में नॉमिनेशन कर देगा, ट्रांसफर करने के लिए नॉमिनेशन करेगा, क्योंकि सेल तो होगा नहीं, क्योंकि इसका नाम में रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो ये बताइए क्या इसके से भी टीडीएस कटेगा? टीडीएस मुझे काटना चाहिए उसके सिचुएशन से? अशोक जी, बिल्कुल टीडीएस कटेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन हो या रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड ना हो, अगर आप एक सेल परचेज एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके लिए सेलर को पेमेंट कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको 1% टीडीएस जो है डिडक्ट करना होगा, और वो डिडक्ट करके विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सेलर आपको सरकार को जमा करना होगा, और फॉर्म 26Q भी आपको भरना होगा। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अब वेबसाइट डिजाइनर को मिल सकता है सेक्शन 4480 का फायदा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, रहिए हमारे साथ क्योंकि हम बचाएंगे आपका टैक्स। दर्शकों के सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल पूछने के लिए अहमदाबाद से दिव्यांग शाह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते मिस्टर शाह, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। बताइए क्या दिक्कत है टैक्स को लेकर। हमारी टैक्स एक्सपर्ट प्रीति खुराना हमारे साथ है। जी मैम, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मुझे मैम टैक्स जो रिटायरमेंट के बाद मुझे वैसे भी पेंशन मिलने वाला है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये जो एनपीएस का अलग एक्स्ट्रा एडिशनल जो 50,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद टैक्स बेनिफिट मिलता है, जी हाँ, तो उसमें मैं क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? और यदि कर सकता हूँ तो कहाँ से करूँ, बैंक से करूँ, पोस्ट से करूँ और किस तरीके से करूँ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे मैम? देखिए, एनपीएस जो है नेशनल पेंशन सिस्टम, जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है 18 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक वो अकाउंट खोल सकते हैं। ये अकाउंट आप कंप्लीटली ऑनलाइन खोल सकते हैं, उसमें डिपॉजिट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी जो लिमिट है अंडर सेक्शन 80 CCD 1B में 50,000 तक आपको डिडक्शन मिलता है। मगर आप अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर जो है, अगर एम्प्लॉयर के थ्रू एनपीएस खुला है तो भी आप डिडक्शन पा सकते हैं। बट आप बता रहे हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन करा है, उनके लिए तो मैंडेटरी है एनपीएस। अगर आप उससे पहले के हैं तो आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करके अकाउंट खुलवाइए और उसमें पैसे जमा कीजिए और डिडक्शन क्लेम करिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। राजकोट से कुतुब भारमल मेरे साथ है। कुतुब जी नमस्ते। आप एक आईटी कंपनी चलाते हैं और इससे ही जुड़ी आपकी समस्या भी है, पूछे अपना सवाल। हाँ, नमस्ते प्रीति जी। मैं एक आईटी कंपनी चलाता हूँ और मेरा टर्नओवर है 70 लाख और 45 टीम साइज है। ओके, तो मुझे ये जानना है कि मैं टर्नओवर टैक्स में एप्लीकेबल होता हूँ या नहीं, पर्टिकुलरली 44AD जो 8% फ्लैट रेट पे है। ओके, मुझे तो कंफ्यूजन ये है कि मैं प्रोफेशनल में गिना जाऊंगा या बिजनेस में गिना जाऊंगा। ये तो आपकी जो आप बता रहे हैं जो बिजनेस करते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड है एज अ कंपनी, किस तरह से है? मतलब नहीं, प्रोप्राइटरशिप है। प्रोप्राइटरशिप है। ओके, तो देखिए डेफिनेटली आप कंपनीज के लिए तो मैं पहले बता देती हूँ कि अगर आप कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेटेड हैं तो आप 44AD और ADA का बेनिफिट जो है आप नहीं ले सकते। बट अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आप डेफिनेटली जो है 44AD के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप प्रोप्राइटर हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में क्या होता है कि 44AD में बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। इसकी लिमिट जो है वो 2 करोड़ है और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख तक है, जो कि प्रिजम्पटिव स्कीम की हम बात कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि टैक्स जो आपकी प्रॉफिट है वो रेवेन्यू पर बेस्ड होती है, रिसीट्स पर बेस्ड होती है। तो अगर आपका ये जो सर्विसेज है, किस तरह की आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर ये प्रोफेशंस में लिस्टेड है, यानी कि सेक्शन 44AA1 में बताया गया है कि ये प्रोफेशंस हैं जो 44ADA के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बट उसकी लिमिट 50 लाख तक है। तो पहले चेक करिए कि प्रोफेशन कहाँ लिस्टेड है।
अगर उसमें लिस्टेड है तो लिमिट 50 लाख है स्कीम की। अगर बिजनेस है, अगर आप प्योरली एक बिजनेस करते हैं तो उसकी लिमिट 2 करोड़ है। डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। आपकी जो रेवेन्यू है, जो आपकी रिसीट्स है, उनके 8% जो है उस पर आपको वो आपका प्रॉफिट माना जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा। और सरकार ने जैसे रिसेंटली कहा था कि अगर डिजिटल रिसीट्स हैं तो उन पे जो प्रॉफिट है वो 6% माना जाएगा। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और दूर करते हैं देवेंद्र सिंह जी की समस्या। इनकी मां का देहांत जनवरी 2016 में हो गया था और उनकी सेविंग्स अकाउंट के करीब 3.5 लाख रुपए की रकम देवेंद्र जी को जुलाई में मिली। देवेंद्र जी जानना चाहते हैं कि क्या इस रकम पर उन्हें टैक्स देना होगा या इस पर टैक्स छूट उन्हें मिल सकती है। देखिए, आप ये देखिए पहले तो कि आपने फाइनेंशियल ईयर 15-16 के लिए आपकी मदर की रिटर्न जो है वो फाइल हुई है या नहीं है। तो अगर फाइल हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, या अगर आप अकाउंट में नॉमिनी है तो वैसे ही वो पैसा आपका हो जाएगा। और इनहेरिटेंस टैक्स तो है नहीं इंडिया में, तो उस ट्रांसफर पर या उस रिसीट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मगर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है फाइनेंशियल ईयर 15-16 की, तो उसे फाइल करिए, अपने आप को एज लीगल हायर रजिस्टर करिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। तो जो देहांत की तिथि है यानी कि 18 जनवरी 2016 तब तक की जो इनकम है वो आपकी मदर की रिटर्न में आएगी और बाकी जो इनकम है वो आपकी रिटर्न में दिखाई जाएगी। तो अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसको पे करिए उन फंड से और उसके बाद उसको रिसीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद बताइए, अगर पर्सनल लोन लेकर आप घर बनाते हैं तो क्या उसके ब्याज पर आपको टैक्स छूट मिलेगी या नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और अब समाधान देते हैं प्रशांत पवार जी को। इन्होंने जो सवाल भेजा है इसके 2 हिस्से हैं। पहला सवाल है कि इन्हें ग्रेच्युटी के तौर पर पिछली कंपनी से 66,000 रुपए मिले हैं, जानना चाहते हैं कि क्या इस रकम पर टैक्स देना होगा। दूसरा सवाल है कि इन्होंने अपना घर बनाने के मकसद से 6 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था जिसका ब्याज पिछले वित्त वर्ष में 77,000 रुपए बना है। प्रशांत जानना चाहते हैं कि क्या इस पर्सनल लोन पर उन्हें टैक्स छूट मिल सकती है या नहीं। प्रीति जी, 2 अलग अलग सवाल है, ग्रेच्युटी और पर्सनल लोन पर जो घर बनाने के लिए जो लिया था उस पर टैक्स छूट। दोनों का ही जवाब देते हैं प्रियंका। पहले देखिए ग्रेच्युटी, तो जब आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्रेच्युटी मिलती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो डेथ या रिटायरमेंट पे अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट होती है। तो इन्होंने पूछा है कि इनकी ग्रेच्युटी टैक्सेबल रहेगी या एग्जेम्प्ट रहेगी। तो इसके 2 पहलू रहते हैं। अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है तो एग्जेम्पशन अमाउंट कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट तरीका रहता है। अगर कवर्ड नहीं है तो उसका एक अलग फॉर्मूला रहता है। तो अभी हम खाली देखते हैं कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मोस्टली एम्प्लॉयर्स कवर्ड रहते हैं इस एक्ट से। तो अगर आप कवर्ड हैं तो आपकी जो ग्रेच्युटी की एग्जेम्पशन है वो इस तरह से कैलकुलेट करी जाएगी कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसको 15/26 कर दीजिए और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ईयर्स ऑफ सर्विस जो है वो उसमें थोड़ा राउंडिंग ऑफ चलता है, यानी कि अगर आपने 5 साल 6 महीने करी है तो उसको 6 साल माना जाएगा, बट अगर 5 साल 2 महीने करी है तो उस नंबर ऑफ ईयर्स को 5 साल ही माना जाएगा। तो ये अमाउंट निकाल लीजिए और 10 लाख लीजिए और ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव। तो इन तीनों में जो सबसे कम है वो वैल्यू जो है वो एग्जेम्प्ट होगी और बाकी जो सारी है वो टैक्सेबल होगी। अगर टैक्सेबल है तो वैसे भी आपके फॉर्म 16 में आनी चाहिए जो आपके एम्प्लॉयर आपको देंगे। अब रहा दूसरा पहलू कि आपने जो पर्सनल लोन लिया है, तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि नेचर ऑफ लोन जो है वो रेलेवेंट नहीं है। तो आपने लोन कैसे यूज किया, आप कह रहे हैं कि आपने घर की कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज किया। तो अगर आप जो लोन है उसको यूज किया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 77,000 का आपने जो है एनुअल इंटरेस्ट पे किया है तो उसको बिल्कुल क्लेम करिए अपनी रिटर्न में। लिमिट है 2 लाख रुपए तक की, बट ये ध्यान रखिए कि कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर जिस साल आपने लोन लिया था। तो 5 साल के अंदर अंदर लोन लेने के बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। इसी के साथ बहुत धन्यवाद आपका प्रीति, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। टैक्स गुरु में अब हमें दीजिए इजाजत। आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं 51818, ये है हमारा नंबर जहां आप SMS भेज सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। इस हफ्ते हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।